नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो राम राम आप सभी लोगों को, आप सभी प्यारे देशवासियों को मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए राम राम। तो गाइस एमसीक्यू हम करने वाले हैं, अभी करने वाले एम क्या हुआ, हाँ। तो अभी करने वाले एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट टाइप करेंगे। एज पर द ब्लूप्रिंट ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। बहुत सारा इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत मार्क्स भी गेन करोगे आप। और ये सेक्शन पूरा का पूरा जो सेशन अभी कर रहा हूँ मैं, लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, पूरा का पूरा कह रहा हूँ ना, मार्क्स आएंगे। एक्सप्लेनेशन और किसके बाद वो 5 घंटे का एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की बुक पूरी कवर कर दी है। तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो आके देखना, आप लोग को बहुत हेल्प होगा, बहुत सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, और स्लोली स्लोली हम सारी चीज़ें कवर करते आएंगे, है ना। तो चलिए एक बार पहले आप रिवाइज चैप्टर ये सब समझ लेना, उसके बाद इधर आना, तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले ये हमारा चैनल एमसीक्यू 1 घंटे में करते हैं। चलिए, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ डायग्राम इज ड्रॉन। डायग्राम क्या होता है तुमको मालूम ही है, तो डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस के लिए ड्रॉ किया जाता है। फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज ड्रॉन। ग्राफ किस लिए होता है भाई, कंटिन्यूस, क्या कंटिन्यूस, लाइक 9 to 15 इस तरीके। और ये डिस्क्रीट ऐसा होता है 10 7, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर ड्रॉन फॉर सिमिलर डाटा। कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया जाता है सिमिलर डाटा के लिए, तो बार डायग्राम और पाई डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द इंटरनेट इन द प्रेजेंट टाइम्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या ये टूल फॉर स्टडिंग है, तो यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। तो इट इज़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर स्कूल्स, ये रॉन्ग है, बाकी राइट ये है ए। चलिए, वो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स डाटा सीडीज रिटर्निंग टू इकोनॉमिक, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट और लेबोरेटरीज ये लोग पब्लिश करते हैं। चैप्टर 2, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट। ऐसा किसने दिया था, तो माइकल टुडाडो, याद कर लो माइकल टुडाडो। मल्टी डायमेंशनल वाला जो दिया था डेवलपमेंट के लिए, वो किसने दिया, माइकल टुडाडो। और जो GMR ने कैसा डेफिनेशन दिया था, उन्होंने ऐसा डेफिनेशन दिया था कि जो पॉवर्टी लाइन पर रहते हैं उन लोगों की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज नहीं होगी, और जो इनइक्वलिटीज़ होती है बिकॉज ऑफ इनकम, वो इनकम जो इनइक्वलिटी वो कम होगी, और जो पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी। ऐसा किसने बोला था, GMR ने। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन द inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a longer period of time। GMR ने बोला था। अकॉर्डिंग टू MCQ जैसा भी है, हमको डेफिनेशन उसमें नाम लिख देना, याद रखना, इजी है सब कुछ। इसमें समझने की कोशिश करो प्लीज़, इसमें याद मत करो, अभी पहले समझने की कोशिश करो, सभी चीज़ें एकदम नॉर्मल ओपन माइंडेड समझो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच per capita income continuously increases and standard of level continuously rises irrespective whether population remain constant or increases। मैकल अपने बोला था ऐसा। कौन सा प्रोडक्शन ऑफ रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो जो अच्छा होगा तो उसमें क्या टेक्निक्स ये सारी चीज़ें चेंज होगी, उससे क्या होगा, लेबर भी थोड़े डायनेमिक होंगे और भी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो इरिस्पेक्टिवली इनडायरेक्टली सारी चीज़ें कंस्टेंट राइज होती जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट इज अ क्वालिटेटिव। कौन सा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो याद ही है। क्वांटिटेटिव कौन है, इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट वाज द इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 के हिसाब से 130th रैंक है। चलिए, अब इसमें कुछ डाटा जो भी हमको मैंने एक्स्ट्रा जो डाटा लिखा है वो सारे एक बार पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद है आपको, एक इंडिकेटर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द रिसेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is prepared by considering economic and social aspects. Okay, United Nations Development Program presented Human Development Report in 1990, and Human Development Index was presented as a measurement of development. Okay, Indian economists contributed in involving HDI। जो इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी और सारी मदद इसमें की थी जब इसको बनाया जा रहा था। Improvements were introduced in the minimum and maximum values of HDI in 2010। Improvements कब, 2010 में। The determinants of HDI are life expectancy, education and standard of living। कौन सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
कितने कितने तक जीते हैं, और एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन चीज़ें इजी इजी जो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें। 0 to 1, और मैक्सिमम क्या होता है 1 वैल्यू, और जो लोएस्ट वैल्यू क्या होता है 0। अगर 1 के करीब हो तो हम क्या बोलेंगे डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, अगर 0 के ज़्यादा पास हो तो हम क्या बोलेंगे डेवलपमेंट ख़राब है, अभी उतना नहीं अच्छा चल रहा। तो अब 2014 के हिसाब से देखें तो नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे आया था 0994 के हिसाब से, 0944। इंडिया रैंक 130 किया था 0609 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। और बाकी सब ये नीचे आप डाटा एक बार रीड कर लेना। चलिए, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन यूएस डॉलर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2014। ये तो आपको याद ही है, 5 से स्टार्ट होता है, 547 ऐसा कुछ है ना नंबर, लिख लेते हैं। ये रहा देखो 5497 है। चलिए, हमारा आंसर ये डी वाला है। चल, वेन ये डॉलर है ना, $5497 पर एनम है आई थिंक, एनम भी नहीं होगा, बहुत डॉलर बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है, रुपीज़ में होगा, रुपी में होगा। ओके, वेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ कंट्री, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का सेक्टर का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है, और वो परसेंटेज किस में चले जाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर्स में। जो लोग होते हैं वो तो कम नहीं होंगे एक ही बार में पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यहाँ नहीं काम करके इन दोनों चीज़ों में भागती है पैसों के लिए। चलिए, तो इसका मतलब डेवलपमेंट इधर अब ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि इन दोनों की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, 100, 0 to 100 इसका देखा जाता है आपने। हाँ चलिए आइए, पी क्यू एल आई 0 to 100। पी क्यू एल आई कैन बी यूज टू कंपेयर टू स्टेट विद इन अ कंट्री और डिफरेंट, दो स्टेट कंट्री में हम मतलब इन कंपेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट स्टेट कंट्रीज को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। पी क्यू एल आई अगर ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अगर पी क्यू एल आई अगर ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अगर 0 के करीब होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है। पी क्यू एल आई क्लोजर टू, चलिए बाकी देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब आप रीड कर लेना, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया है जिससे आपके मार्क्स कम ना हो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू, 0 to 1, क्या है 0 to 1। ओके, नाउ जनरली विच कंट्रीज आर रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सी ऐसी कंट्री, तो डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, क्योंकि देखिए वो पहले से ही एकदम सभी चीज़ें उनका समझो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन चुकी है। अब उनको क्या होता है, बड़ी सी बिल्डिंग बन चुकी है, ये अब बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, समझो एक इकोनॉमिक डेवलप हो ही चुका है इस कंट्री का, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, क्योंकि सब चीज़ डेवलप हो ही चुका है, सिर्फ इनकम इनकी ग्रोथ होती रहेगी। समझ रहे हो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब नेशनल इनकम ग्रोथ होता है, टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला डेफिनेशन किसने दिया, प्रोफेसर हैंसन ने दिया था। और लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक, अब ये रिलेटेड टू गुड्स किसने दिया था, साइमन कुजनेट्स ने दिया था। किसने, साइमन कुजनेट्स। चलिए ये सब आप रीड कर लेना एक बार, आप लोगों ने समझा होगा तो आपको मालूम होगा। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या रिजल्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, है ना, रिजल्ट। क्लियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस while the economic growth is an occurrence, economy is a quantity quality change while economic growth is a quantitative change। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट emphasis on the unutilized resources while the economic emphasis growth is in distribution available resources। जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज उनका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उन सारी चीज़ों का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। देखिए वो डेफिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डिफिकल्ट टू मेजर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो इसलिए मेज़र करना हार्ड होता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, मेज़र करना ईजी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड वाइल द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो, मतलब कम रहता है इसका, ये पतला, इसका जो हम कह सकते हैं जो मीनिंग एक छोटा सा रहता है, लेकिन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट में बड़ा मीनिंग रहता है, इनका बड़ा एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। डैश वॉज द फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट, कौन फर्स्ट था, तो अभी हमने पढ़ा था नॉर्वे। चलो आगे बढ़ते हैं। वो डेफिनेशन, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसने बोला था कि जो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड रहेगा
तो रॉबर्टसन ने बोला था। किसने बोला था? रॉबर्टसन ने। मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी थी? मार्शल ने भी वही सेम डेफिनेशन दी थी बट इनडायरेक्टली दी थी, है ना। हमको याद रखना है, यूनिवर्सली वाला डेफिनेशन किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। और इनडायरेक्टली वही चीज़ किसने बोला था? मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। देखिए सेम चीज़ है। चलिए क्वेश्चन 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, डिमांड की वजह, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई अगर कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा फॉर अ लार्ज टाइम, है ना। व्हाट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट एंड स्टडी प्राइस इंक्रीज। मनी की वैल्यू क्या हो जाती है जब प्राइस इंक्रीज होता रहता है? तो डिक्रीज होती है मनी की वैल्यू, समझ रहे हो आप। अगर हम चॉकलेट ले रहे हैं, मतलब पहले 10 की चॉकलेट मिल रही थी, अब वही चीज़ चॉकलेट का जब बढ़ रहा है भाव, तो इस भाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू अब वही 10 रुपये की हमको नहीं मिलती, अब 20 की मिलती है डेयरी मिल्क, है ना। तो प्राइस की वैल्यू तो कम हुई ना मनी की। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द गवर्नमेंट कंट्रोल्स वियर रूल्स और लॉज। जब ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को थ्रू रूल्स एंड लॉज, मतलब इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें कम करती है, ज़्यादा करती है, अप एंड डाउन थोड़े, है ना, कंट्रोल करती है। तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्या? सप्रेस्ड। चलिए, विच इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द ट्रू इन्फ्लेशन इज कॉज व्हेन देयर इज एन राइज इन प्राइस इवन वेर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा एक इकोनॉमिस्ट था जो बिलीव करता था कि जब अगर पूरा राइज हो प्राइस में, इवन जब फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को नौकरियां भी मिल जाए, सभी को उनका मतलब जो भी पेमेंट भी मिले, तो तब का, है ना, सबको पेमेंट मिल रहा है तभी का। तो काइनिस, क्या नाम है? काइनिस। तो इधर देखिए एक बार ये सारे डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, 3 के 3। डॉक्टर ए लेमन ने क्या बोला था? अ सिचुएशन एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब डिमांड ओवर सप्लाई, तो डिमांड ओवर सप्लाई वाला किसने? डॉक्टर ए लेमन ने। डॉक्टर एसी पिग्गो ने क्या बोला था? इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। कब? जब मॉनेटरी इनकम होती है वो राइजेस होती है रियल इनकम से। जितना मतलब समझो किसी बंदे की इनकम बढ़ रही है ज़्यादा, है ना, एकदम तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, तो वो उसका क्या, परचेसिंग पावर बढ़ता है, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। तो ये इससे रिलेटेड है, समझो ये इससे जा रहा है ना इसका। अब देखो इसमें डॉक्टर केनिस ने क्या बोला? द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन क्रिएटेड विद द इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब सभी लोगों को काम रोजगार मिल जाता है तो कितना परचेसिंग पावर बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगा। ये दोनों डेफिनेशन याद हो गया, दोनों को आपको सभी देखो। डॉक्टर ए लेमर कनेक्टेड टू डॉक्टर पिगू, तो डॉक्टर पिगू का सेकंड स्टेज याद कर लेने का। कैसे होगा ये, मतलब समझो ये वाला स्टेज कब आएगा? जब ये वाला स्टेज होगा तब, क्योंकि जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो ये वाले स्टेज पे आएंगे। तो हमको ऐसा याद रख लेने का, जल्दी से समझिए। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड द अलाउज एक्सचेंज ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ। तो ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें राइस हम ये एक्सचेंज करते हैं? तो बार्टर सिस्टम। चलिए ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द बेस्ट मीन्स फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेस्ट यूज़ होती है स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए? तो कॉइन्स यूज़ होती है। चैप्टर 4, ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बैंक? बैंक का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट इन अ बैंक। तो 3 टाइप के डिपॉजिट देखो, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स। अब रिकरिंग डिपॉजिट उसको मेन टाइप में नहीं गिनते। देखो ये लिखा है करंट, सेविंग, रिकरिंग डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म, फिक्स डिपॉजिट। ओके आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस इज अप टू 1 ईयर्स। 1 साल से ज़्यादा होगा तो हम उसको शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस इज अप टू 1 ईयर, मतलब जब 1 साल जितना होगा, 1 साल से कम, है ना। व्हाट इज ए सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक किसे बोलते हैं? तो एपेक्स बैंक है भाई। कौन? आरबीआई है ना। व्हाट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फंड्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म फॉर द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। जब देखो, जब आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को तो उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब लेती है लोन तो रेपो रेट कहते हैं। ये देखो सारे हमने लिखे हुए। द रेट एट विद द आरबीआई लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड द बैंक रेट, है ना। तो उसे बैंक रेट कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म के लिए देती है तो रेपो रेट कहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई लेती है, द आरबीआई एट विच द आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द कमर्शियल बैंक इज इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। ओके। मॉनेटरी स्टेबिलिटी अंडर इमरजेंसी। अब इसको क्या बोलते हैं? इन एन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एन एक्यूट कैश शॉर्टेज टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी कमर्शियल बैंक्स बोरोज
मनी फ्रॉम द आरबीआई एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेट इज हायर देन द रेपो रेट। तो अगर अगर कोई कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होगी पैसों की, है ना, तो अपने कस्टमर को भगा तो नहीं देगी, तो आरबीआई से वो पैसे लेती है तो एक फिक्स रेट पे लेती है, फिक्स रेट, बट वो कंपेयर टू रेपो रेट से तो ज़्यादा हाई होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी अंडर इमरजेंसी। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बोलते हैं। ये इन्फॉर्म मतलब ये फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, एसएलआर, ओएमओ। तो सारी चीज़ें एक बार मैं कह रहा हूँ खाली समझो, याद मत करो अभी, समझो। CRR, a certain minimum cash which all commercial banks have to keep reserve with the RBI is called a cash reserve ratio। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मनी आरबीआई मतलब आरबीआई को दे के रखना पड़ता है, जो कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है आरबीआई को, एक रिजर्व मतलब रिजर्व के तरीके। इट फुलफिल द नीड ऑफ कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व विद द बैंकिंग सिस्टम। इट इज़ यूज फॉर कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इन एडिशन, अब देखो CRR सेम वैसा ही है SLR, इसमें क्या होता है, कमोडिटी को शायद तलक करना पड़ता है, रुको देखते हैं। इन एडिशन टू CRR अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन 25% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड। देखो मतलब 25% जो भी डिपॉजिट उनको करना पड़ता है, जो टोटल उनका डिपॉजिट होता है, जो टोटल कमर्शियल बैंक के पास है समझो 100%, तो उसका 25% तो हमको आरबीआई को दे के रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड अनक्यूमड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। दिस इज नॉट द स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जब आरबीआई, देखो मार्केट ऑपरेशन रिफर टू सेल ऑफ और परचेस ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बाय द आरबीआई। जो आरबीआई के क्या बॉन्ड्स ये सब खरीदते हैं ना, जो गवर्नमेंट की, क्यों खरीदते हैं, जस्ट मनी का सप्लाई कम ज़्यादा करने के लिए, इन्फ्लेशन को ऊपर ज़्यादा करने के लिए, है ना, कुछ कोई चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। सच ऑपरेशन आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते हो, जब मार्केट में मंदी आ जाती है, सॉरी, sterilization policy when there is a excessive flow of foreign exchange, then to control this situation to RBI indulges in sale of government securities in open market equal to the amount of inflow of foreign exchange and maintain the balance of monetary system। this is not the sterilization policy। स्टेरिलाइजेशन पॉलिसीज क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो तो वही चीज़ को हमारे क्या गवर्नमेंट को जो सिक्योरिटीज़ मतलब बेचना ओपन मार्केट में थोड़ा इक्वल अमाउंट रख कर रहना, है ना, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो थोड़ा इनफ्लो आउटफ्लो ये सारी चीज़ें कंट्रोल रखना, उसी को कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू मतलब आरबीआई जस्ट मैनेज कर रही है, मतलब ओवर ऊपर से देख रही है सारी चीज़ों को, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है इस तरीके से, मतलब पैसे का सारा काम झाम संभाल रही है। चलो चैप्टर 5, हाउ मैनी मिनिमम कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किन पर पर्सन के लिए 2400, पर ये विलेज के लिए, आई थिंक विलेज के लिए। चलिए, व्हाट अमाउंट इज डिसाइडेड बाय तेंदुलकर कमेटी इन द 2011-12 फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। कौन सा अमाउंट डिक्लेयर किया था भाई 11-12 में फॉर अर्बन एरियाज के लिए, तो 816, कौन सा 816, 816 रुपये मंथली, आई थिंक रुपये की बात हुई है, यहाँ कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, बट मैंने क्या है, अभी नोट्स बहुत दिन हो गए तो उसमें एक बार देख लेना आप लोग, ये पैसों की बात है उसमें कुछ है, कमेंट में बता देना एक बार, इसका का सब लोग को भी मालूम चल जाएगा। चलिए, अब मेजर्स ने या नीचे सब कुछ लिखा है, चलिए मेजर्स ऑफ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च मिनिमम कैलोरीज कितने हैं, ये देखो, देख लो 25, 2100 अर्बन एरियाज़ के लिए, 2100 रूरल एरियाज़ मतलब गांव एरिया, अर्बन एरिया सिटी एरिया जैसा। मेजरिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना है भाई 20 पर कैपिटा पर मंथ। ओके, मेजर्स ऑफ दंदेलकर एंड रथ का कितना है भाई मिनिमम एक्सपेंडिचर, ये देखो बेस ईयर का, ये रहा पर कैपिटा पर मंथ, ये देखो दोनों का आप एक बार डाटा देख लो क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए एक बार डेटा एक बार प्लीज़ अच्छे से, आपके बुक में भी लिखा हुआ है या फिर नोट्स में दे ही दूंगा आप लोग को, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ये देख लेना प्लीज़ 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 देख लेना एक बार, तो क्योंकि एमसीक्यू इसमें से एक दो आ जाएंगे, मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं, तो क्यों ना समझ लो, एक बार समझ लेना, देख लोगे तो आपको एमसीक्यू याद ही आ जाएगा कि भाई ये नंबर याद आ जाएगा डायरेक्ट। विच स्टेट हैड लोएस्ट पॉवर्टी इन ईयर 2013, कौन से स्टेट का लोएस्ट पॉवर्टी है 2013 में, तो गोवा का था, किसका, गोवा का।
According to the estimate for the year 2011-12, which of the following state falls in the category of 30 to 40% poverty? कौन सी है? तो ओडिशा। कौन सा स्टेट? ओडिशा। ये सारी टेबल्स भी मैं शायद तक आप लोग को दिखा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है। विच व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माल न्यूट्रिश पीपल इन इंडिया इन 2014-16? तो 15.2%। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम टॉयलेट फैसिलिटी इन इंडिया? केरला में सबसे ज़्यादा टॉयलेट फैसिलिटी है भाई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा, आई थिंक 90% लोग एजुकेटेड है वहाँ, तो लिटरेसी रेट है वहाँ की। चलो चैप्टर 6, अ पर्सन इज कैपेबल एंड विलिंग टू रेडी टू वर्क एट अ करेंट रेट इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। मतलब अगर पर्सन कैपेबल है काम करने के लिए एट अ करेंट रेट, बट अगर उसे काम नहीं मिलता यहाँ आई थिंक आगे डेफिनेशन और पूरी बड़ी नहीं लिखी है, और ये याद कर लेना। देखो ये सब इजी चीज़ें समझोगे टाइम में अगर पूछ लिया तो आप बना के इजीली लिख सकते हो। तो इसमें ये आपको एक सेंटर, मतलब हर एक, आप वो इकोनॉमिक्स के वीडियो देख लेना प्लीज़, आप लोग को सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। चलिए अनएम्प्लॉयड है ना, यहाँ आएगा रेट इज सेड टू बी एट अ करेंट रेट इज सेड टू बी, बट उसे वर्क नहीं मिलता तो उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। चलिए कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर सप्लाई? तो एक्टिव सप्लाई में क्या होता है? कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखना मिलता है। वो प्रेजेंटेड 4 मेजरिंग रॉड्स ऑफ मेजरिंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? राज कृष्णा जी ने क्या ये प्रेजेंट किया था। देखो मेजर्स ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले राज कृष्णा कमेटी रिपोर्ट के 2011 के 12 के हिसाब से, तो सबसे पहले टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ये सब एक बार रीड कर लेना। बाकी समझाया हुआ इसलिए मैं थोड़ा रिविजन है इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड? फ्रिक्शनल। कौन सा होता है? फ्रिक्शनल। अगर डिमांड नहीं है तो भी लोग उधर जा रहे हैं, मतलब तो उसमें क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को फायर कर दिया जाएगा। फायर मीन्स निकाल दिया जाएगा, मार देंगे नहीं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? द पर्सन हु आर रेडी टू वर्क एट अ करेंट रेट बट एंड possesses qualification to but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed. Such situation of unemployment is called an open employment. अगर कोई पर्सन काम करने लायक है, वो वर्क भी करना चाहता है, वही करंट रेट्स पे जो भाव चल रहा है उसी पे, मतलब जॉब की सैलरी पे काम भी करना चाहता है, बट उसे नहीं मिल रही जॉब, तो क्या कहेंगे? उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? जब लेबर आर कैन नॉट, अगर लेबर है उसका वो जो कैपेबिलिटीज उसे वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसके पास क्या है, उसे फालतू की जॉब मिली हुई है, लेकिन वो जो उसका टैलेंट है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, हम अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे वो सिचुएशन को। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कब कहेंगे? तो इन एनी एक्टिविटी इफ टू मैनी पर्सन, जब बहुत ज़्यादा पर्सन, जितना होना चाहिए लोग उससे ज़्यादा पर्सन अगर काम कर रहे हो किसी चीज़ में, देन फालतू के वो तो लोग हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा पीपल्स हो जाएंगे। बट अगर उसमें देखो बहुत थोड़े लोग, 4-5 ही लोग काम है चाहिए, है ना, लेकिन उसमें आप इतने सारे लोग जाएंगे, पर तो भी अगर इनको निकाल दिया, थोड़े बहुत को निकाल दिया, सॉरी ये पेन नहीं काम कर रहा, थोड़े को निकाल दिया, तो भी रिजल्ट तो हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो फालतू के लोग जो थे उनको फायर कर दिया है, तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? So the unemployment arise due to the cycle of boost and recession in the country is called the cyclical unemployment. It is also known as the depressive unemployment or trade cycles unemployment because of the cyclical जो सीजन वाइज चेंजेस आते रहते हैं उस उन्हीं चीज़ों की वजह से। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू द चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लाइक अगर कोई चीज़ है, कोई लाइक सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन की जगह आप लोग आईफोन में जा रहे हैं, तो सैमसंग की कंपनी उतना समझो अर्न नहीं कर पाएगी, तो अपने वो एम्प्लॉयज़ उसके ज़्यादा नहीं होंगे, तो निकालते जाएंगे वो लोग एम्प्लॉयज़ को ब्रांचेस से। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? कैसा प्रोडक्शन टाइप? तो कैपिटल इंटेंसिव जो है वो क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जिसमें मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो ऐसी कंपनीज या फिर जैसे इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेबर इंटेंसिव जहाँ लोगों का यूज़ किया जाता है। समझे आप? तो हमारा आंसर होगा कैपिटल इंटेंसिव। चलिए इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन सेंसियस? कौन रिस्पॉन्सिबल था? जमशेदजी टाटा। कौन सा रिस्पॉन्सिबल? जमशेदजी टाटा। ये तो याद हो जाएगा, नाम ही अलग था एकदम है, आप सब लोग जानते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 2021 2025? 139.98 करोड़ था।
लेकिन आप कितना एस्टिमेट कितना कर सकते हैं, 139 155 मुझे लग रहा है, बट पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि समझो आप, ऐसा लग तो रहा है बाकी। इन इंडिया व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस टेकन, 1951 में पहला सेंसस टेकन लिया गया था। हाउ मच वाज द इंडियाज पॉपुलेशन 1901, 23.8 करोड़ था, 23.8 करोड़। हाउ मच वाज द इंडियाज पॉपुलेशन 2011, 121.02 करोड़। ये तो याद हो जाएगा, क्योंकि 2011 का 121.02 करोड़ होता है। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग स्टार्टेड इंडिया, 1951 को प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, प्लानिंग विच, मतलब प्लानिंग किस चीज़ का, मतलब 5 ईयर्स प्लान, ये सारी चीज़ों का जो प्लान था वो 1951 को स्टार्ट हुआ था। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा कंट्री जो जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो करंटली तो आई थिंक इंडिया की होगी, बट अभी इसमें लिखा है चाइना, तो आप जो भी अभी करंटली का चल रहा होगा आप उसी का ही टिक करना एग्जाम में भी। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स, कौन से स्टेट में है। तो केरला का वहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और बाकी बहुत सारे रीजंस हो गए। हाउ मच वॉज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया 2011, 940 था। ओके, चलिए, व्हाट वाज द इंडियाज बर्थ रेट इन 2011, इंडिया का क्या बर्थ रेट था, 21.8 बर्थ रेट था, है ना। हाउ मच परसेंटेज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एज पर द 2011 सेंसस, कितने परसेंटेज लोग पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं 2011 के हिसाब से। तो 68.8% लोग 2011 में रहते थे रूरल एरियाज में। हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ 2011-12, तो 13.9 लोग, 13.9% ऑफ जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का इनकम ऑफ 2011-12। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर इन द ईयर 2014-15, कितना एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड किया था। तो 49% पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया था। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1982 में। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1982। व्हेन वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्लाइड ऑन ओवरऑल इंडिया, तो 1966। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब यूटिलाइज हुआ पूरे इंडिया में, कब लाया गया पूरे इंडिया में, तो लाया कब गया, तो 1966। हाउ मच इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स पर हेक्टर इन इंडिया, कितना पेस्टिसाइड यूज़ होना चाहिए पर हेक्टर इन इंडिया में, तो 0.5 kg यूज़ होता था। व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR इन ऐसा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ऐसा कुछ है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, एक बार देख लेना आप लोग, वही है। व्हाट हैपन्स ओइंग टू ट्रेड, क्या होता है ट्रेड का, तो डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन ऑकर्स, अगर ट्रेड होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो प्रोडक्शन जो बढ़ेगी, प्रोडक्शन का जो डाइवर्सिफिकेशन होगा, कैसे, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा मतलब इन फॉरेन से लोग इधर आ रहे हैं हमारे देश में, आ रहे तो बहुत सारा प्रोडक्ट भी लेंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट लेंगे तो हम डाइवर्स प्रोडक्ट भी बनाएंगे, जानबूझ के कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते जाएंगे, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे, तो इसी के लिए बोले डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन ऑकर्स। देखो लिखा है ट्रेड करने से क्या क्या चीज़ें होती है। चलो, विच फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज लीस्ट मोबाइल इन द इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे ज़्यादा कौन सा जो इन मोबाइल है इंटरनेशनल ट्रेड में। मोबाइल मतलब यहाँ से वहाँ जो माइग्रेट मतलब जा सकता है, मोबाइल मतलब हिलने का, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ हिल सकती है नहीं, तो लैंड भाई ऐसा कैपिटल जो प्रोडक्शन है जो यहाँ से वहाँ थोड़ी मूव हो सकता है, मूव नहीं हो सकता। विच सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ ऑकर्ड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर 2005, 2005 के बाद कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया भाई इंडिया में। तो देखो, द साइज ऑफ द ट्रेड हैज़ इंक्रीज एंड इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज रीजन, भाई इंडिया में क्या जो साइज था, जो एक्सपोर्ट करते थे इंपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो वर्ल्ड ट्रेड में रैंक इंडिया का रैंक था वो भी बढ़ता गया। विच कंट्रीज कैन बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स, इंग्लैंड एंड रशिया जो इंक्लूड हुई थी। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे बोलते हैं, तो बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज विजिबल ट्रेड, जो भी मर्चेंडाइज जो भी हम चीज़ें बेचते हैं, जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सारी चीज़ें उससे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में रजिस्टर मतलब लिखते हैं। व्हाट इज द मीन बाय डिवोल्यूशन ऑफ रुपी, डिवोल्यूशन ऑफ रुपी मतलब गवर्नमेंट अनाउंस डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, है ना, गवर्नमेंट अनाउंस करती है भाई कि $1 का जो प्राइस ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, जो प्राइस होता है $1 के लिए वो कम किया जाएगा। तो देखो $1 इसका मतलब ये $1 है। अब इसके मुताबिक हमारे को पहले कितना
₹80 देने पड़ रहे थे। अब इन्होंने बोला कि भाई अब इसका समझो ये $2 है, $2 के ₹80, इन्होंने बोला कि अब चलो $1 के लिए तुमको ₹80 देने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है प्राइस इन द $1 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। चलिए, हाउ मच ऑफ द, सॉरी पेन नहीं चल रहा, रुक जाइए 2 मिनट। ओके, हाउ मच, अरे अभी भी नहीं चल रही, सॉरी। चलिए, हाउ मच वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन 2013-14 नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कितना कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का था 13-14 में, तो 27% का कंट्रीब्यूशन था 13-14 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज 2011-12, तो 24.3% जो प्रोपोर्शन था एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज का। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन लार्ज इंडस्ट्रीज, तो भाई उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट लगती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। व्हाट इज़ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, तो सेक्टर जो रन करते हैं बाय द गवर्नमेंट। देखो, टू, आप एक बार रीड, उसमें क्या आप वो सेशन कर लेना एक बार लेक्चर, टाइम ना मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ उसे। व्हेन वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कब यूज, 2000, याद रख लेना 2000, एग्जैक्ट 2000 है। लास्ट चैप्टर, इन विच ईयर वेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन से ऐसे ईयर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1991 में। व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट आर देयर फॉर माइग्रेशन ड्यू टू द अट्रैक्शन, कौन सा टाइप, तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई जगह, ये जगह है आई थिंक अहमदाबाद है, तो यहाँ लोग अगर आ रहे हैं तो इसमें यहाँ लोग किस लिए आ रहे हैं, यहाँ की चीज़ें देख देख के, फैसिलिटीज़ अच्छी है, सभी चीज़ें अच्छी है, यहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ लोग, व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर देयर फॉर माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन के रिलेटेड कौन सा पुल फैक्टर्स उसे कहा था, पुल फैक्टर्स मतलब अगर कोई चीज़ हमें आकर्षित कर रही है तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो इसे वो पॉजिटिव होगा, कौन सा, पॉजिटिव। बिकॉज होता क्या है, यहाँ अगर सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं तो यहाँ लोग आएंगे, तो यहाँ लोगों की और भी इनकम बढ़ेगी। बिकॉज अगर वही चीज़, अगर समझो दाबेली, कोई दाबेली सेलर है, वो लोग हर हर बार उसके वहाँ करने 500 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन अब 600 आएंगे क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो लोगों की इनकम वहाँ तो पॉजिटिव होगा। बाई 2050 हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन सिटीज़, सिटीज़ में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी भाई, जो 2/3 पॉपुलेशन तो सिटीज़ में रहेगी, कितनी, 2/3 जो पॉपुलेशन वो सिटीज़ में रहने लगेगी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया गिवन इन विच ईयर वॉज लिबरल, तो 1991 में जो अर्बन एरियाज के लिए जो डेफिनेशन किया था वो लिबरल हुआ। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द सिटीज़ इन 2011, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है अकॉर्डिंग टू, तो 32%। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, तो ये सबको ही मालूम होगा, 6 to 14 ईयर्स के लिए इंडियन काउंसिल ने फ्री एजुकेशन किया गया था, कौन से एज ग्रुप के लिए, 6 to 14 ईयर्स ओल्ड। और ये सब बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आप लोग पहले इनके बारे में जान लो, फिर उसके बाद लोगों को बताओ, जो लोग अगर आपके पास रहते हो आस पास कोई भी फ्रेंड्स या फिर कोई भी। What was the extent of literacy in India in 2074%? Okay. What was the railway started? When was the railway started for the first time in India? 1853 में स्टार्ट हुआ था। 1951 में आपको याद होगा प्लानिंग वाला है ना। In which year was the ONGC सेटअप? ONGC कब सेटअप हुआ था? 1959। तो गाइस कंप्लीट होता है यहाँ हमारा MCQ का पूरा सेशन। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, सारे के सारे गाला से, मतलब गाला से नहीं लिए गए, सारे चैप्टर वाइज लिखे गए एज़ पर द ब्लूप्रिंट है 2024 के हिसाब से, सारी चीज़ें हमने की है। तो चलिए 10 मार्क्स का इतने घंटे में हम करेंगे, उससे कम जो भी हमारा उपाय जो भी करेंगे 1 to 11 चैप्टर 1। व्हाट इज़ अ मीन बाय डायग्राम, डायग्राम का क्या है, डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड इन अ पिक्चर, है ना। वेरिएबल्स मतलब नंबर्स, डाटा, समझ गए।
तो डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ पिक्चर। व्हाट इज अ मीन बाय ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है, इट इज अ पिक्चर ड्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन which is simplified with the help of statistical tools for informational expressed in continuous frequency, which is made presentable with the help of statistics tools। आप इसे इजी वे में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, इजी तरीके से, है ना, कोई बात नहीं। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि थ्रू स्केल्स एंड लाइंस के थ्रू हम कर्व में डालते हैं इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन जो है ना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हम डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो इसमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं अपने तरीके से। व्हाट इज़ अ मीन बाय बार डायग्राम, बार डायग्राम मतलब क्या होता है, व्हेन अ डाटा सेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस सेक्शंस, मतलब एक वेरियस सेक्शंस पे फॉर अ कंटिन्यूस सेक्शन इज ड्रॉन for a common base such the height of bar is proportional to the value of variable respect to the section, then such a diagram is called a bar diagram। समझ रहे हो आप, जब ऐसा कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें वेरियस सेक्शन में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो सारी चीज़ें एक बार में उसको बार में उसे मतलब एज अ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे कहते हैं। व्हाट इज अ मीन बाय पाई डायग्राम, पाई डायग्राम मतलब क्या होता है, diagram which is drawn by representing subdivision of an entire data by proportional degree in a circle is called a pie diagram। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ सीडी, सीडी क्या होती है, देखो अ डाटा सीडी इज अ सीडी विच कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and data pertaining to macroeconomics indicators। This data content is compact in compact disks, is sold to researchers and educational institutions। ये सारी जो गवर्नमेंट डाटा लेबोरेटरीज के डाटा होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो रिसर्च की जाती है वो सारा एक स्टोर करके रखते हैं क्या, सी डी एन सी डी एस में, और उसको बेची जाती है किन्हें, रिसर्चर्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेची जाती है, फ्री में भी दी जाती है, एज अ परमिशन इनकी लेनी पड़ेगी अगर जो भी कुछ। चलो व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, the increase in the total output of the economy in a long run is known as economic growth। By total output we mean that there is a continuous increase in the real national income and per capita income which is called is an economic growth। अब एक सेंट्रल पॉइंट मान लो, दो सेंट्रल पॉइंट है चैप्टर 2 में, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके बारे में तुम खाली समझ लो, फिर बाद में खुद ही बना के लिखो टोटल, जैसे इसमें आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन में नेशनल इनकम इंक्रीज हो, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो, तो ये सारी चीज़ों को बड़ा करके लिखा जा रहा है। गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच नेशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। क्लियर, चलिए वर्ड देखो ये ब्रॉड सेंस है, कितने सारी चीज़ों को डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। व्हाट इज अ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम विद द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। उसके नीचे आप वो फार्मूला भी लिख देना है इजीली, है ना। व्हाट इज अ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज मोर इफेक्टिव देन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। तो पर कैपिटा इनकम क्यों अच्छा है भाई, तो द पर कैपिटा इनकम क्योंकि वो एक थोड़ा फोकस करता है छोटी छोटी चीज़ों पे, टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन विच नेशनल इनकम डज नॉट, hence this indicator of development is superior to the national income। okay, आगे बढ़ते हैं। which economists present the physical quality life of index, तो डेविस मॉरिस डेविस ने ये प्रेजेंट किया था। how many countries were included in HDI, तो 188 countries। which factor are included in the human development index, life expectancy, education, income। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम। व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, the number of infants who die out for every 1000 infants before completing their first year known as the infant mortality rate। पहला साल कंप्लीट करने से पहले अगर वो बच्चे मतलब लुप्त हो जाते हैं तो उन्हें इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहेंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं एवरी 1000 इन्फेंट से। स्टेट द मैक्सिमम वैल्यू इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और PQLI का 100। व्हाट डज द हायर पर कैपिटा इनकम इंडिकेट, हायर पर कैपिटा इनकम क्या इंडिकेट करती है, तो हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हाई है ना। तो इंडिकेट द इकोनॉमिक हैड टेकन प्लेस इन द कंट्री when considering economic income as an indicator we can also say the increase in the per capita income increase is indicated in the development। okay,
सैनिटेशन फैसिलिटी इंडिकेट विच एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अगर सैनिटेशन फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, इसका मतलब लोगों की फैसिलिटी जो उपलब्ध सेवाएं हैं वो बढ़ रही हैं, उन्हें उनकी सेवाएं बढ़ रही है, समझे। चैप्टर 3, राइट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज एन एक्सचेंज of goods and services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money। ऐसा गुड ऑफ सर्विसेज जो यूज़ होता है डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। चलो, राइट द डेफिनेशन ऑफ मनी गिवन बाय मार्शल। मार्शल का डेफिनेशन हमें याद होगा, मनी इज डेट मीडियम। ये रॉबर्टसन का डायरेक्ट था और मार्शल का थोड़ा इनडायरेक्टली था, याद कराया था। मनी इज डेट मीडियम विच इज यूज एज अ मिनिमम मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ द टाइम और प्लेस। नॉर्मली व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम which means increase in price levels of goods and services over a time period. What is a cost pushed inflation? Cost induced inflation is where there in inflation due to increase in production cost, like increase in cost of raw material, machines, electricity, water rates, etc. The other name of cost induced inflation is supply shock inflation. Other name is supply shock inflation. Okay. Chapter 4, question number 1. Give the meaning of a bank. The bank is a commercial organization functioning for profit which accept people's savings in the form of deposits and pay interest in the return. It ensures the safety of this deposit, lends money from this deposit to people who need by charging them with high interest and invest surplus amount for the development of the nations। देखिए, अब यही सारी चीज़ें इसमें से आप क्या सीख रहे हैं? क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिव जो माइंड है वो यूज़ कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो आंसर्स है देखो किस तरीके से बड़ा करके लिखा गया है। यही चीज़ हम किन्हें 2 लाइन में 1.5 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। ये सभी बहुत, हम सभी लोगों की यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ें हम कहाँ से स्टार्टर कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये आपने कभी नोटिस किया है? ये सब नोटिस करना आप, मतलब जिन्हें आता है उनको तो मालूम ही है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनको बता रहा हूँ। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। According to the Bank Company Act, commercial bank is one which transacts the business of banking, that is accepting deposit from the people to the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise withdrawal by check, draft, pay, other order or otherwise। तो कोई सिंपल बेसिक सा नॉलेज है जो हमने सिर्फ एक आंसर्स में लिख दिया है। पहली बात तो अपने आप को एक अज्यूम करो एज अ कुछ जो भी आपका कोई इंग्लिश एज अ स्पीकर, कोई इंग्लिश स्पीकर एज्यूम करो और वो किस तरीके से आंसर देगा उसी टाइप से आंसर देते जाओ। आप अपने आप को मानो एज ए इंग्लिश कोई बंदा है ना, इंग्लिश जो इंग्लिश में बात करता है, ऐसा सारी चीज़ें। एंड देन वो अज्यूम करो, विजुअलाइज करो एंड देन उस टाइप से अपना माइंडसेट बना के उस टाइप से आंसर दो। गिव द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। एक बार ट्राई करना प्लीज़, एक बार ट्राई करना है ना ये चीज़ें, तो आपको समझ आएगा हाँ यार ये तो हेल्पफुल है। गिव द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। Central bank is the apex bank of the country whose function is to aid, regulate and promote the entire money, financial market, banking sector as well as maintain money, monetary, financial stability by overall economic good of the nations। गिव द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही क्या होता है भाई? तो द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी keeping into consideration the process of economic development interest of public is called monetary policy। what is meant by quantitative tools of monetary policy? So quantitative measures are general measures that influence the overall economy, measures that have impact on the economic in general। what is the mean by qualitative tools of monetary policy? So qualitative tools of monetary policy are selected by RBI based on the impact of credit for development of certain sector or segments of the company। what is the poverty line? poverty line क्या है? तो when a certain minimum level of per capita consumption and expenditure is required to decide the minimum basic needs of people, it is known as the poverty line। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करना इधर,
the condition in which people lack of minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society in which they are live is called a poverty, जिसमें हम जो लाइफ में ले रहे हैं, मतलब जिस अभी रह रहे हैं जिस सोसाइटी में, अगर उनसे उस सोसाइटी में अगर हम सबसे गरीब हैं तो हम पोवर्टी में, ऐसा कह रहा है. विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन बाय तेंदुलकर कमिटी फॉर. As per the Tendulkar Committee, the different expenditure to be included for calculating poverty are nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, educational expenditure, housing, etc. चलिए, which method is used to maintain relative poverty? कौन सा मेथड यूज होता है रिलेटिव पॉवर्टी को मेंटेन करने के लिए? तो लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट, ये याद रखना प्लीज, थोड़ा सा है ना, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट. क्वेश्चन 1 वापस से चैप्टर 6. Explain the meaning of unemployment. Unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at a current wage but does not get the work. Question 2. Which type of unemployment is seen in development nations? डेवलप नेशंस में क्या साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल मीन्स जो डेली होता रहे. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट occur when the economic goes through a down run or recession. In this type, reduced demand leads employer hire fewer work, resulting in people losing their job. Frictional unemployment occurs when the individual are in between jobs or new graduate are actively seeking employment. It is a फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, टेम्पररी जो सिचुएशन होती है फ्रॉम शिफ्टिंग अ जॉब टू अनदर जॉब, है ना, तो वो सारी चीज़ों को अनफ्रिक्शनल जॉब कहेंगे हम उसे. डिफाइन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मालूम है आपको. व्हेन मोर देन अ नेसेसरी पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ वर्क एंड इफ इवन बाय रिमूविंग फ्यू ऑफ देम from the work, the total production does not change, then rises exist, then there exists disguised unemployment in that area. Such people are said to be under disguised employment. काम से जितना लोगों की ज़रूरत उससे ज़्यादा अगर काम कर रहे हो तो क्या रिजल्ट में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा अगर हमने फालतू लोगों को बाहर निकाल दिया तो. चलिए, विच डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेप्रिसिएशन. वहाँ पे कौन सा ऐसा डेप्रिसिएशन था? तो 1929 to 1930 is the called the world largest depression. It is known as the Great Depression because its effect was faced by many countries of the world, from which is information regarding extent of unemployment in India is obtained. In India, one can obtain information regarding unemployment from the following sources like Planning Commission, Central Statistical Organization, National Sample Survey, Journal published by Employment Exchange, Bhagwati Committee report. चलिए, विच एज ग्रुप इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव एज ग्रुप, सभी को मालूम है 15 to 64. विच इंडस्ट्री शुड डेवलप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, विच स्लोगन इज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड. ओके, व्हेन वाज द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना? 16 October 2014. व्हाट हैज़ बीन द बेसिक कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स? तो सबसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बेसिक रूट कॉज होती है हर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का. व्हाट इज द मीन बाय वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग आउट द टोटल पॉपुलेशन इज नॉन एज वर्किंग पॉपुलेशन. जनरली पीपल इन द एज ग्रुप of 15 to 64 years are included in the working populations. Those people who do not contribute anything in the productivity age activities of the country are known as the non-working population. For example, children and old peoples. What is the population growth rate in 2011? 1.64% every year. But in 2011, 1.64. Okay. Now, sorry, क्या हो गया? हाँ. What was the population growth in 2011? 1.64%. Where does the India stand in the world population order? India stands second in the world order in the world population. What was the female population? Sorry, ये टिक कर देता हूँ. What was the female population 1000 males in गुजरात? तो 918 females per 1000 males. 2011 की बात है ये. What is the mean by classification of population according to the age group? The classification of population into various age group is called the age wise population. क्या बोलते हैं? age wise population. Which
Which age group has the highest population in India? 15 to 64 जो पॉपुलेशन है उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। स्टेट द परसेंटेज ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 की बात है तो 68 एंड 32। क्लियर। व्हाट इज अ मीन बाय इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? तो आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of children that die within a 1 year of age is known as the infant mortality rate। रुकिए दोस्तों, ये मैं 2 मिनट में देख लेता हूँ क्या हो रहा है ये सब। ओके ठीक। चैप्टर 8, व्हेन वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? सेकंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में, क्योंकि 1951 में पहला स्टार्ट हुआ था। हाउ मच इज द एक्सपोर्ट इनकम ऑफ एग्रीकल्चर? तो 188 INR बिलियन इन द ईयर 2017 में। गिव नेम्स ऑफ मेथड टू कलेक्ट रेल रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश रूल? तो कौन से जो मेथड से? जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप्स, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, शुगर केन एक्सेट्रा। Which corporation was made to storage product? National Warehouse Corporation and State Warehouse Corporation were made to store agriculture product. Okay, ये warehouse जो जिसमें inventory रखी जाती है। What is the mean by international trade? The activity of exchanging goods, services, technology, etc. by country from outside the geographical boundaries is called the international trade. Okay. What is the mean by size of international trade? Okay, the size of foreign trade means total volume of merchandise imports and exports। जितना भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कर रहे हैं जो मर्चेंडाइज टोटल, तो उसे हम साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। व्हाट इज द मीन बाय नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? द नेचर ऑफ इंपोर्ट्स, सॉरी the nature of imports means the composition of trade, that is types of item, merchandise, imports and exports of a country। What is the mean by direction of international trade? So direction of foreign trade means the trade relations of a nation with the various countries in different regions of the world। दूसरों कंट्रीज से कैसा रिलेशन से वो सारी चीज़ें डायरेक्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड्स को प्रभावित करती है। व्हाट इज द मीन बाय एक्सचेंज रेट? The rate at which the currency of one country can be converted into currency of another country is called the exchange rate। It is a price for a foreign country in terms of domestic currency। सॉरी, यहाँ करेंसी, फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दोनों कंट्री का जो अलग अलग करेंसी होती है, वो जो एक्सचेंज रेट होता है उसे बोल। चलो, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक आर बिंग यूटिलाइज बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें लेबर काम करते हैं, कैपिटल में क्या मशीन्स काम करते हैं। व्हाट इज अ मीडियम स्केल्स इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज दैट रन ऑन आइदर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड विथ एन इन्वेस्टमेंट रुपीज 5 crore to 10 crore are known as medium scale industries। Example, industries producing machinery, chemicals, electronics, equipment, etc. Define public corporations. So public and industrial unit owned by either central or state government but established for administering certain public programs or for a specific purpose is called a public corporation। Example, life insurance corporation, state transport corporation, Air India, fertilizer producing selling units are examples of public corporations। Question 4, ऑस्ट्रेलिया इज नॉन एज विच टाइप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड? तो एग्रीकल्चरली डेवलप्ड नेशंस माना जाता है। हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इन इंडिया? दैट 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। सांताक्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरला, कांडला गुजरात, सूरत गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्ता वेस्ट बंगाल एंड नोएडा उत्तर प्रदेश। चलिए, चैप्टर 11, व्हाट इज द मीन बाय इंटरनल माइग्रेशन?
तो मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री is known as the internal migration. What is meant by development based migration? Development based migration when sorry when a people residing in a particular region are made to migrate to another region so that some development project can be undertaken at place, it is known as the development migration. Based migration, for example, a lot of people were migrate one Gujarat started over योजना जो नदी के आसपास डैम के आसपास लोग रहते हैं, अगर वहाँ किसी को डेवलपमेंट करना होगा, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना होगा, तो वहाँ से लोगों को कहीं और माइग्रेट किया जाता है, उन्हें घर कहीं और दिया जाता है। तो वैसा माइग्रेशन को हम कहते हैं डेवलपमेंट माइग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस इन विच द पॉपुलेशन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड और सेंट्रलाइज इंक्रीजेस in one area. This eventually convert that area into a town or a city. Clear? What are the ways through which electricity can be produced? So thermal through coal, hydropower through water, nuclear power through nuclear energy, and others, windmill, biogas, solar, etc. 5 ONCG full form, Oil and Natural Gas Commission. तो गाइस यहाँ हमारा पूरा हो रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर हो रहा है। चैप्टर 11 के 11 चैप्टर के वेरी शॉर्ट टाइप्स हो रहे हैं। हमें अपने आप को एज ए इंग्लिश मैन अज्यूम करना है, ऐसे सोचना है, उनकी तरह समझना है, उनकी तरह बोलना है, उनकी तरह लिखना है। कैसे? स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग द या द यूज़ हो रहा है, कंट्री का भी यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें उस तरीके से लिखना है। हम बार बार मैं खुद ऐसा करता था, मैं हर बार वैन लिखता था। when the foreign trade means when foreign exchange increases then this, मैं when the what if this while, ये बहुत ही सब सारी चीज़ें यूज़ करता था। बट जो चीज़ें यूज़ करने के, जो चीज़ें थोड़ा प्रोफेशनल आंसर्स बनाती है, वैसी चीज़ें स्टार्टर्स यूज़ करनी चाहिए हमें। चलिए गाइस, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे।